अडानी का खेल है बाबू भैया, अडानी का खेल है। और जो व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परम मित्र हो तो जाहिर सी बात है खेल उन्हीं का होगा। खबर बहुत दिलचस्प है। सबसे पहले खबर क्या है मैं आपको बताता हूं। एनडीटीवी के पूर्व संपादक प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय, उन्हें एक बहुत बड़ी राहत मिली है दोस्तों। सीबीआई ने उनके खिलाफ केस बंद कर दिया है। सरल शब्दों में कहा जाए तो इन पर आरोप था कि इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक को 48 करोड़ का नुकसान पहुंचाया था। आपको याद है उसके बाद डॉक्टर प्रणॉय रॉय के घर पर रेड पड़ी थी, सीबीआई की रेड पड़ी थी। ईडी ने यानी प्रवर्तन निदेशालय ने भी उन पर दबिश डाली थी। उस रेड के बाद अडानी का एनडीटीवी पर 65% मालिकाना हक हो गया था, ओनरशिप हो गया था, शेयर होल्डिंग हो गई थी। नतीजा डॉक्टर प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय एनडीटीवी से गायब हो जाते हैं। वहां पर अडानी जो हैं वो आसीन हो जाते हैं और आज की तारीख में एनडीटीवी और किसी गोदी मीडिया में कोई फर्क नहीं है। मगर याद कीजिएगा दोस्तों किस तरह से इस केस के चलते डॉक्टर प्रणॉय रॉय, राधिका रॉय को किस तरह से बदनाम किया गया था। आपको याद है भारतीय जनता पार्टी की वो दो रुपल्ली ट्रोल्स, किस तरह से जब डॉक्टर प्रणॉय रॉय पर रेड पड़ी थी उन्हें बदनाम किया जा रहा था, लगातार उनका चरित्र हनन किया जा रहा था। और यह बात मैं इसलिए कह सकता हूं दोस्तों क्योंकि मैंने खुद ऐसी चीजों को भोगा है, भुक्तभोगी हूं, उसकी मैं चर्चा करूंगा। मगर यह मामला क्या है दोस्तों, इस पर हमें गौर करना पड़ेगा। आपके सामने दोस्तों यह है खबर हिंदुस्तान की। एनडीटीवी के पूर्व डायरेक्टर प्रणॉय रॉय को बड़ी राहत, सीबीआई ने बंद किया केस। मामला क्या है वो आपकी स्क्रीन पर एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। अडानी समूह के एनडीटीवी के अधिग्रहण से पहले सीबीआई एक पुराने मामले में कंपनी के पूर्व निदेशक एवं प्रमोटर प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय के खिलाफ शिकंजा कसने में लगी थी, लेकिन अब उसने इस मामले को बंद कर दिया है। सीबीआई की तरफ से बताया गया है कि सबूतों के अभाव में उसने यह केस बंद कर दिया। जांच एजेंसी का यह कदम डॉक्टर प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय के लिए बड़ी राहत है। याद कीजिएगा दोस्तों क्या हुआ था, जैसे ही अडानी का एनडीटीवी पर 65% कब्जा हो गया था, यानी शेयर होल्डिंग हो गई थी, कई बड़े बड़े चेहरों ने एनडीटीवी छोड़ दिया था। डॉक्टर प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय दोनों एनडीटीवी से जुदा हो गए थे और बात वहां नहीं रुकी। रवीश, श्रीनिवासन जैन, निधि राजदान, एक एक करके सबने एनडीटीवी छोड़ दिया। और आज की तारीख में एनडीटीवी में काम करने वाले अधिकतर पत्रकार सत्ता के बड़े बड़े चाटुकार हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा दोस्तों, वहां एक महिला पत्रकार काम करती हैं। कुछ दिनों पहले मैं नहीं भूला हूं कि पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम ने निर्मला सीतारमण की आलोचना की थी। राजनीति में ऐसा होता है। आप जानते हैं उस महिला पत्रकार ने क्या कहा, जो आज की तारीख में एनडीटीवी में काम कर रही हैं, कि इस तरह से निर्मला सीतारमण पर हमला कैसे किया जा सकता है। देखिए उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। नेटा डिसूजा कांग्रेस की नेता हैं, उन्होंने स्मृति ईरानी से एक विमान के अंदर कुछ सवाल किए थे। मैं नहीं भूला हूं कि उसी पत्रकार ने नेटा डिसूजा के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट के अंतर्गत केस चलाने की वकालत की थी कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता है। ऐसे ऐसे पत्रकार आज की तारीख में एनडीटीवी में काम कर रहे हैं और आप समझ सकते हैं दोस्तों ऐसी संस्था में आखिर रवीश, श्रीनिवासन जैन या निधि राजदान कैसे काम करेंगे। पूरे खेला को समझिए। पहले दबाव बनाया जाता है, रेड मारी जाती है, बदनामी की जाती है, ऐसे हालात पैदा कर दिए जाते हैं कि आपका संस्था पर कंट्रोल नहीं रहता, फिर आप अपनी ही बनाई गई संस्था को छोड़ देते हैं। नतीजा बद से बदतर हालात। मगर आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों ये पूरा मामला क्या था, तो थोड़ा रिवाइंड करते हैं और इस साल में जाते हैं। साल है 2017। आपकी स्क्रीन पर यह पूरा मामला 2017 में दर्ज हुई थी एफआईआर एनडीटीवी के पूर्व निदेशक एवं प्रमोटर प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय के खिलाफ। 2017 में आईसीआईसीआई बैंक को जानबूझकर 48 करोड़ से ज्यादा का नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया। यह मामला 2009 में प्रणॉय रॉय द्वारा आईसीआईसीआई बैंक से लिए गए 48 करोड़ रुपए के कथित बैंक लोन डिफॉल्ट से संबंधित है। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में बताया था कि प्रणॉय रॉय ने
RRPR होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के लिए गए लोन को डिफॉल्ट किया है। सरल शब्दों में कहा जाए दोस्तों, जिन लोगों का आर्थिक मामलों में हाथ तंग है, मेरी तरह, प्रणॉय रॉय आईसीआईसीआई से 48 करोड़ लोन लेते हैं। उन पर यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने आईसीआईसीआई को 48 करोड़ का नुकसान पहुंचाया, यानी लोन अदायगी में डिफॉल्ट किया। किस तरह से उनकी बदनामी की गई थी, किस तरह से उनके खिलाफ दुष्प्रचार चलाया गया था, नतीजा आपके सामने है दोस्तों। और बात वहां नहीं रुकी, सिर्फ सीबीआई नहीं, ईडी ने भी उन पर दबिश डाली थी। सोचिए दोस्तों, किस तरह से एक के बाद एक एजेंसीज के शिकंजे में आप लगातार फंसते जाते हैं। आपका तनाव बढ़ता रहता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है, और ऊपर से आप बदनाम होते हैं, वो अलग। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसे मैंने बताया दोस्तों, मैंने खुद इस बात का सामना किया है। उसकी चर्चा कुछ देर बाद, मगर जैसे मैंने बताया, ईडी ने भी डॉक्टर प्रणॉय रॉय पर दबिश डाली थी। वो पूरा मामला क्या है आपके स्क्रीन पर। सीबीआई की केस दर्ज करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने भी डॉक्टर रॉय और राधिका रॉय पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। सीबीआई ने क्वांटम सिक्योरिटीज लिमिटेड के संजय दत्त की शिकायत के आधार पर 2017 में एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें आरोप भी लगाया गया था कि RRPR होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने एनडीटीवी में 20% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए इंडिया बुल्स प्राइवेट लिमिटेड से 500 करोड़ का कर्ज लिया था। अब सीबीआई का कहना है कि उसके पास प्रणॉय और राधिका रॉय के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। यह अपने आप में टूलकिट बनता जा रहा है दोस्तों। पहले दबाव डालो, मुश्किल हालात पैदा करो, और उसके बाद वो आदमी इतना मजबूर हो जाए कि वो अपने हाथ से बना बनाया जो एक परिवार है वो आपके हाथ में सौंप दे। मुद्दा सिर्फ प्रणॉय रॉय का नहीं है दोस्तों, कई एजेंसीज के साथ, कई बिजनेस हाउसेस के साथ ये हुआ है। एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहा है। सबसे पहले दोस्तों, प्रणॉय रॉय की मैं बात कर चुका हूं। सीबीआई एनडीटीवी के दफ्तर, उनके घर पर रेड मारती है। नतीजा यह होता है, अडानी की 65% हिस्सेदारी एनडीटीवी पर हो जाती है, और उसके बाद आप जानते हैं डॉक्टर प्रणॉय रॉय, राधिका, रवि, श्रीनिवास सब एनडीटीवी से बाहर हो जाते हैं। दूसरी मिसाल, सीसीआई की टीम एसीसी अंबुजा सीमेंट के दफ्तरों पर रेड मारती है, और उसके बाद क्या होता है कि अडानी समूह सीमेंट का नंबर 2 प्लेयर बन जाता है पूरे देश में। अब हो सकता है कि वो इस वक्त नंबर 1 प्लेयर भी हो, क्योंकि अपडेट क्या है मैं भी नहीं जानता हूं इस वक्त। तीसरा मामला दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय मुंबई एयरपोर्ट में जीवीके के दफ्तरों पर रेड मारती है। नतीजा यह दोस्तों, जीवीके एयरपोर्ट डेवलपर्स में अडानी ग्रुप का 98% शेयर होल्डिंग हो जाता है, यानी कि 98% की हिस्सेदारी हो जाती है। और मुंबई एयरपोर्ट किसके हाथ में चले जाता है? जीवीके से अडानी ग्रुप के हाथ में। वही टूल किट दिखाई दे रहा है दोस्तों, और यह सिर्फ एक मिसाल नहीं है, और मिसाल आपके सामने। इनकम टैक्स क्विंट डिजिटल प्लेटफॉर्म क्विंट पर रेड मारती है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, क्विंटिलियन बिजनेस मीडिया में अडानी की 49% हिस्सेदारी हो जाती है। वो 48 करोड़ देते हैं और 49% हिस्सेदारी कर लेते हैं, यानी कि क्विंट पर भी कहीं ना कहीं अडानी का दबदबा कायम हो जाता है, कहा जा सकता है कम से कम। और इसके बाद नेल्लोर कृष्णापट्टनम एयरपोर्ट पर आईटी यानी इनकम टैक्स आयकर विभाग की रेड पड़ती है। कुछ दिनों बाद अडानी पोर्ट्स और एसईजेड कृष्णापट्टनम एयरपोर्ट का अधिग्रहण कर लेते हैं। मैंने कहा ना दोस्तों, एक टूलकिट काम कर रहा है। पहले रेड मारो, बदनाम करो, अनाप शनाप बातें करो, उसका चरित्र हनन करो, उसके बाद इंसान इतना मजबूर हो जाए कि वो अपना परिवार ही आपके हाथ में सौंप दे। और वही एनडीटीवी के साथ हुआ। मैंने आपको बताया दोस्तों, इस सब का सामना मैं भी एक अरसे से कर रहा हूं। मुझ पर और मेरे परिवार पर 14 करोड़ की टैक्स चोरी का केस दायर किया गया। मैं लड़ा, चुपचाप लड़ता रहा, और वो केस जीत गया। 2016 से मेरी पत्नी का ट्रांसफर बाहर कर दिया गया है। पिछले 8 सालों से वो हमारे परिवार से दूर रह रही हैं। आप इसके मायनों को समझते हैं दोस्तों? अपने 2 बच्चों की रोजमर्रा की जिम्मेदारी मेरे हाथ में आ गई है। एक मां अपने बच्चों के साथ नहीं है, उसके मायनों को आप समझते हैं? इसके बाद ईडी न्यूज क्लिक पर रेड मारती है। ईडी ने मुझसे लगातार 2 दिन पूछताछ की, कुछ नहीं मिला।
उसके बाद एंटी टेरर सेल न्यूज क्लिक पर रेड मारती है। प्रबीर पुरकायस्थ को जेल में डाल दिया जाता है आतंकवाद की धाराओं में। कुछ दिनों बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट रिहा कर देता है। कि जिस अंदाज में दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया वो सरासर गलत है। और उसके बाद न्यूज क्लिक के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया जाता है। आज न्यूज क्लिक अपने एक भी मुलाजिम को एक भी पैसा नहीं दे पा रही है। जो लोग न्यूज क्लिक के साथ काम कर रहे हैं वो अपनी स्वेच्छा से काम कर रहे हैं। मसलन मैं न्यूज क्लिक के लिए कार्यक्रम करता हूं मगर मैं उनसे एक नया पैसा नहीं लेता हूं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं न्यूज क्लिक के साथ नाइंसाफी हुई है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह की नाइंसाफी मेरे साथ हुई थी या हो रही है, या जिस तरह की नाइंसाफी डॉक्टर प्रणॉय रॉय के साथ हुई थी। मैं जानता हूं आपके जहन में एक सवाल होगा कि यह कब तक चलता रहेगा। यह बात तय है दोस्तों कि जब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है यह चलता रहेगा। जब तक उनके हाथ में एजेंसीज हैं वो पत्रकारों पर, एक्टिविस्ट पर दबाव बनाए रखेंगे। क्योंकि आप एक व्यक्ति पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट या आतंकवाद की धाराओं में केस कर देते हैं, उन्हें बेल तक नहीं मिलती है। यह मत भूलिए कि के कविता, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया कितने लंबे अरसे तक जेल के अंदर थे। इसके अलावा दिल्ली दंगों में, आतंकवाद की धाराओं में उमर खालिद और शर्जील इमाम पर केसेस हैं। वो मामला शुरू तक नहीं हुआ है दोस्तों। क्या सबूत है? दिल्ली पुलिस पेश तक नहीं कर पा रही है मगर उमर खालिद अब भी जेल में हैं, शर्जील इमाम अब भी जेल में हैं। यानी कि बदनाम करो, कठिन धाराएं लगा दो, वो व्यक्ति जेल से रिहा भी नहीं हो सकता। यह सारा खेला चल रहा है दोस्तों इस सरकार के निजाम में, जो कितना शर्मनाक है। मगर हम तो सवाल पूछेंगे, जवाब मांगते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।